ओके बच्चों, वेलकम बैक बेटा। हम लोग फ्यूल सप्लाई सिस्टम कर रहे थे, उसी के आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग ने लास्ट टर्न पे देखा बेटा, हम लोग का मिक्सचर तीन तरह का होता है। एक होता है केमिकली करेक्ट और स्टैचोमेट्रिक। एक होता है हम लोग का रिच और एक होता है लीन। जो केमिकली करेक्ट मिक्सचर होता है, अगर हम लोग एयर फ्यूल रेशो की बात करें, तो ये होता है 15:1। अब जब रिच मिक्सचर होगा तो 15:1 से कम होगा, मतलब एयर 15 से कम होगी और फ्यूल 1 होगा। और अगर लीन मिक्सचर होगा तो ये 15:1 से ज्यादा होगा। इतनी बातें हम लोगों ने की। अब इसको एयर फ्यूल रेशो में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, फ्यूल एयर रेशो में बोलेंगे तो ये विपरीत हो जाएगा, इसके रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग फाई के रूप में बोलेंगे, इक्विवेलेंस रेशियो के रूप में बोलेंगे, तो ये आएगा इक्विवेलेंस रेशियो 1। और ये रिच है तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1, और ये लीन है तो आ जाएगा लेस देन 1। हम लोगों ने ये देखा कि मिक्सचर रिच जो होता है उसको हम फाई ग्रेटर देन 1 से, मिक्सचर लीन जो होता है उसको फाई लेस देन 1 से, और अगर केमिकली करेक्ट है तो फाई बराबर 1 से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कल देखी है, वो हम लोगों ने ये सीखा है लास्ट टर्न पे, कि हम लोग का जो मिक्सचर है, अगर हमें ज्यादा पावर चाहिए, हमें अपने इंजन में मैक्सिमम पावर चाहिए, ये अलग बात है, और हमें अपने इंजन में मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए। बेटा क्लियर है? जब हम मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं तो ये पावर कौन सी है? ब्रेक पावर। जब हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो मानी बात है, थर्मल एफिशिएंसी तो है, बट थर्मल एफिशिएंसी भी कौन सी है? ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी कहिए या कहिए मिनिमम स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन। और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन भी कौन सा है? ब्रेक पावर के हिसाब वाला, मतलब BSFC। इन दोनों के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग है, मतलब एक ही मिक्सचर आपको दोनों चीज नहीं दे सकता। अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो फाई इज इक्वल टू 1.1 का मिक्सचर देना पड़ेगा, अर्थात 10% रिच। और अगर आपको पावर मैक्सिमम नहीं चाहिए बल्कि थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए, आप चाहते हैं ईंधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग हो, तो उस वक्त आपको जो है फाई बराबर 0.9 अर्थात लीन मिक्सचर देना पड़ेगा। कितना? 10% लीन। तो कहा जाता है कि 10% रिच मिक्सचर दोगे अगर तुम्हें ज्यादा पावर चाहिए। अब इन दो के अलावा भी जो हमारा ऑटोमोटिव इंजन होता है, अब देखिए बेटा, एक हम नया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आपके सामने, ऑटोमोटिव इंजन। तो हमारे ऑटोमोटिव इंजन के जो ऑपरेटिंग कंडीशंस होती है वो बहुत सारी होती हैं। आज हम लोग वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। ये जो मैंने बातें कही हैं कि मैक्सिमम पावर के लिए रिच मिक्सचर जरूरत पड़ता है, मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी के लिए हमें लीन मिक्सचर जरूरत होता है, ये बातें हम लोग लास्ट टर्न पे कर चुके हैं। आज हम लोग डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस की बात करने जा रहे हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। पहली बात क्लियर है, हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम, IC इंजन, उसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं SI इंजन, और SI इंजन में भी हम लोग, SI इंजन में तो बहुत कुछ हो सकता है, हम लोग पेट्रोल इंजन को मान के पढ़ रहे हैं। अब हमारे जो ऑटोमोटिव इंजन्स होते हैं बेटा, देखिए यहां पे मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑटोमोटिव इंजन्स। ऑटोमोटिव का मतलब ऐसे इंजन जो ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होते हैं। ऑटोमोबाइल का मतलब मोपेड से लेके स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, ट्रैक्टर, मेटाडोर, जो कह सकते हैं। तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन उनको ऑटोमोटिव इंजन्स कहते हैं। और ये ऑटोमोटिव इंजन्स जो होते हैं बेटा, ये वेरिएबल स्पीड इंजन होते हैं। वेरिएबल स्पीड इंजन होते हैं। वेरिएबल स्पीड इंजन का मतलब हम इसको कभी तेज चलाना चाहते हैं, कभी धीरे चलाना चाहते हैं, कभी इससे हम ज्यादा पावर प्राप्त करना चाहते हैं, कभी इससे कम पावर प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो वेरिएबल स्पीड इंजन होते हैं, जो ऑटोमोटिव इंजन होते हैं, जो ऑटोमोबाइल में लगते हैं, इनको जब हम चलाते हैं तो हम इसको जब चलाते हैं तो डिफरेंट कंडीशंस होती है जिसमें चलाते हैं। तो हम लोग पढ़ने जाए डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस। उन कंडीशंस में इंजन की वर्किंग के हिसाब से, मिक्सचर बनने में जो परेशानियां आती हैं उसके हिसाब से हमें डिफरेंट तरह के मिक्सचर्स की जरूरत पड़ती है, कभी रिच कभी लीन। तो क्या कैसे होता है, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा। हर गाइड में आपको इस टॉपिक पे कम से कम 5 से 8 सवाल मिलेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं, तो हम लोग इनको बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। आइए तो डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस की बात करने। अब देखिए बेटा, इस डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस को पढ़ने के लिए, तो डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशन मतलब क्या है? विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के रेशियो की जरूरत पड़ती है। अब इस कर्व को हम लोग धीरे धीरे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बस हमें कम से कम रेशियो समझ में आ जाए, थोड़ा लॉजिक समझ में आ जाए। अगर आप देखिए तो हमने यहां पे वाई एक्सिस पे ले रखा है एयर फ्यूल रेशियो। तो ये क्या है? एयर फ्यूल रेशियो। लेकिन
हमने यहां पे एयर फ्यूल रेशियो लिया है, बट उस एयर फ्यूल रेशियो को हम लोग फाई के रूप में भी दिखा सकते हैं, तो हमने यहां फाई मेंशन किया है। यहां लिखा है फाई इज इक्वल टू 1। अगर ये फाई इज इक्वल टू 1 है तो आप समझ सकते हैं एयर फ्यूल रेशियो क्या हो जाएगा, ये 15:1। यहां पे लिख रखा है फाई बराबर 0.9। इसका मतलब ये क्या है, लीन मिक्सचर है। कितना लीन है, 10% लीन है। तो 15/1 हमारा केमिकली करेक्ट है, 10% लीन है, तो करीब करीब ये हो गया, एक तरह से आप मान सकते हैं 16.5, 16/1 या 16.5/1, 16.5/1। ये हमारा है फाई इज इक्वल टू 1.1। मतलब क्या है, 10% रिच। नॉर्मली होता है हमारा 15:1 केमिकली करेक्ट। 10% रिच का मतलब एक तरह से 13.5:1, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं 12.5:1। इसका मतलब अगर हम एयर फ्यूल रेशियो के रूप में लिखें तो ये 12.5:1 है, ये 15:1 है, और ये 16.5:1। लेकिन हमने ऐसा न करके हमने इसको सीधे सीधे फाई के रूप में लिख दिया। तो यहां पे इसका मतलब ये वाली लाइन जो है रिच वाली लाइन है, 10% रिच, ये केमिकली करेक्ट, और ये 10% लीन। ये हमारा एयर फ्यूल रेशियो है। अब अगर आप नीचे एक्स एक्सिस पे देखें तो इस ग्राफ में हमने 3 हिस्से में बांटा है। एक हमारा ये वाला हिस्सा है जिसपे हमें 0 से 25, इसको हम लोग कहते हैं आइडलिंग एंड लो लोड रेंज। यहां पे ये है 25 से 75, इसको हम लोग कहते हैं क्रूजिंग रेंज। और इसके बाद हमारा है 75 से 100, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर। और यहां पे देखिए इस एक्सिस पे दिखाया गया है लोड। इसका मतलब क्या है, इस जोन में जो लोड है वो 0 से 25 है। लोड जो है वो 0 से 25 है। यहां पे जो लोड है वो 25 से 75% है, और यहां पे जो लोड है 75 से 100%। अब जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए, लोड से मतलब क्या है। बेटा हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है पावर वाले चैप्टर में कि बीपी इज इक्वल टू 2π/T डिवाइडेड बाई 60, जो भी था ये किलोवाट। यहां पे टी मानी बात है, किलो न्यूटन इंटू मीटर है। ये टी क्या था, टॉर्क, और टॉर्क क्या था, लोड इंटू रेडियस। इतनी बात समझ में आ रही है। अब अगर इंजन पे लोड बढ़ेगा, क्योंकि ब्रेक ड्रम का रेडियस तो कांस्टेंट है, ये ब्रेक ड्रम का रेडियस था, लोड बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा। अगर टॉर्क बढ़ गया लोड बढ़ने से और आरपीएम वही रहे जो आपने रखा था, तो एन इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, 2 और 60 कांस्टेंट, तो टॉर्क बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि लोड बढ़ा। तो लोड बढ़ेगा तो ब्रेक पावर ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आ रही है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम अगर कहते हैं कि कोई इंजन 10 किलोवाट का है, मेरी कार का इंजन जो है वो 10 किलोवाट का है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो हमें ब्रेक पावर जो है वो 10 किलोवाट देगा। कार का इंजन है, बाइक का इंजन है, किसी भी इंजन का हमने बोला ब्रेक पावर 10 किलोवाट है। हमारे बाइक का इंजन है वो 10 किलोवाट है। अभी 10 किलोवाट का मतलब क्या, हम किक मारेंगे इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन स्टार्ट हो गया तो क्या 10 किलोवाट ताकत दे रहा है, नहीं सर। इसका यह मतलब है कि हमारे बाइक का इंजन मैक्सिमम 10 किलोवाट ताकत पैदा कर सकता है। मैक्सिमम 10 किलोवाट ताकत पैदा कर सकता है। अब डिपेंड करता है कि इंजन पे जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा उसकी ताकत बढ़ती जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी दे सकता है, वो 10 किलोवाट। और जो उस वक्त जो आरपीएम होगा वो उसका मैक्सिमम आरपीएम होगा, तो उस आरपीएम पे उस लोड पे वो 10 किलोवाट देगा। अब अगर इंजन पे 100% लोड है, इंजन को तुमने फुल लोड कर दिया तो कितना देगा, 10 किलोवाट देगा। तो यहां पे ये 100 का मतलब है 100% लोड। इसको दूसरे शब्दों में हम समझाते हैं। आपने मुझसे पूछा कि सर आप तो रिटायर्ड हो चुके हैं, मैंने कहा भाई रिटायर हो गए। सर आपकी कैपेसिटी कितना है पढ़ाने की, दिन भर में आप कितना पढ़ा सकते हैं, तो मैंने कहा भाई दिन भर में मैं 8 घंटे पढ़ा सकता हूं। अगर मैं सुबह 7 बजे से रात में 9 बजे तक काम करूं तो इस बीच में थोड़ा रेस्ट टेस्ट करके मैं 8 घंटे पढ़ा सकता हूं। इसका मतलब मेरी कैपेसिटी कितनी है, 8 घंटे की है। आजकल क्या कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस बंद है, अब धीरे धीरे शुरू हो रही है। अभी तो टेक्निकल पेपर शुरू नहीं हुए हैं, कोई नॉटेक से शुरू किया, बच्चे आ रहे हैं, रोज 4 बच्चे आते हैं। कोरोना की स्थिति भी समझ में आ रही है, धीरे धीरे हम लोग को भी विश्वास हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। तो आजकल मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ 1 घंटे की क्लास आके यहां पे रिकॉर्ड करता हूं। तो इस वक्त मेरे ऊपर लोड कितना है, मेरी कैपेसिटी है 8 आवर, 8 घंटे में काम कर सकता हूं। सुबह 7 से 9 तक मैं 8 घंटे पढ़ा सकता हूं। पर मैं पढ़ा कितना रहा हूं, 1 घंटे। तो मेरे ऊपर लोड कितना है, 1/8। मान लीजिए मैं अगर 2 घंटे पढ़ा रहा हूं तो मेरे ऊपर लोड कितना है, 2/8। मान लीजिए मैं 2 घंटे पर डे क्लास ले रहा हूं, ऑनलाइन क्लास आपकी आके रिकॉर्डिंग करता हूं 2 घंटे, तो मेरे ऊपर लोड कितना है, 25%। क्योंकि मेरे पास कैपेसिटी कितनी है, 8 घंटे की, पढ़ा कितना रहा हूं, 2 घंटे, तो 25% लोड है। लेकिन मैं जिस दिन 8 घंटे क्लास लूंगा ऑफलाइन या ऑनलाइन मिला के, तो मैं क्या होगा, 100% लोड पे काम कर रहा हूं। इसका मतलब मेरी कैपेसिटी 8 घंटे है,
अगर मैं 8 घंटे क्लास लूंगा तो कहा जाएगा मैं 100% लोड पे काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अगर 4 घंटे क्लास लूंगा तो होगा 50% लोड पे काम कर रहा हूं। सिमिलरली ये इंजन पे लोड है। इंजन कितनी पावर पैदा कर रहा है डिपेंड करता है उसके लोड कितना है। मान लीजिए आपने बाइक पे किक मारी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होने का मतलब क्या है? तेल जलने लगा। तेल जलने लगा तो पिस्टन पे इंडिकेटेड पावर पैदा होने लगी। अब इंडिकेटेड पावर पैदा होने लगी, फ्रिक्शन से घट के आउटपुट पे ब्रेक पावर आ रही है। लेकिन आपने बाइक को स्टार्ट करके आप खड़े हुए हैं, उसके ऊपर कोई लोड नहीं ना, आप चल रहे हैं, तो इस वक्त क्या कर रहा है? इंजन ताकत पैदा कर रहा है। यस सर। सर ब्रेक पावर कितनी है? मैंने कहा ब्रेक पावर 0 है। सर ब्रेक पावर 0 कैसे है? आउटपुट मिल रहा है। मैंने कहा नहीं, आपकी इंडिकेटेड पावर पैदा हो रही है और वो इतनी पैदा हो रही है कि फ्रिक्शन को ओवरकम करे और बस आपका पहिया नाच रहा है। अब आप जब बैठेंगे, इसको चलाएंगे, एक्सीलरेटर लेंगे तो इससे पावर बढ़ती जाए। अब आप अगर और तेज चलाएंगे तो एक्सीलरेटर और ज्यादा करेंगे, एक्सीलरेटर और करेंगे अंदर और फ्यूल जाएगा, ज्यादा हीट एनर्जी पैदा होगी, ज्यादा हीट एनर्जी ज्यादा वर्क पैदा होगा। इसका मतलब, लेकिन एक स्थिति आएगी आप एक्सीलरेटर को फुल कर देंगे। जब एक्सीलरेटर को फुल कर देंगे और टॉप गियर पे आप चल रहे हैं, एक्सीलरेटर को फुल कर देंगे, उस वक्त क्या होगा? इंजन अपनी मैक्सिमम ताकत देगा, उससे ज्यादा ताकत वो नहीं दे सकता। यहां पे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो इंजन के ऊपर लोड है, 0 से 25% लोड होने का मतलब क्या है? अगर इंजन 10 किलोवाट का है तो वो 0 से 2.5 किलोवाट पैदा कर रहा है। अगर वो इंजन 10 किलोवाट का है और 25 से 75% लोड पे है तो वो क्या कर रहा है? 2.5 किलोवाट से 7.5 किलोवाट पावर पैदा कर रहा है। यहां पे मैक्सिमम पावर है, इंजन 8 किलोवाट पैदा कर रहा है, 9 कर रहा है, 10 कर रहा है, तो आप इस रेंज में हैं। 10 किलोवाट से ऊपर पैदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंजन आप अपने फुल लोड पे कार्य कर रहा है। सर आप 9 घंटे पढ़ा सकते हैं? मैंने कहा मर जाएंगे। मैक्सिमम हम पढ़ा सकते हैं, पूरी जान लगा के जब पढ़ाएंगे 100% लोड पे तो हम 8 घंटे पढ़ा सकते हैं, वो भी सुबह 7 से रात 9 के बीच में ब्रेक कर करके। कंटिन्यूस 8 घंटे हम नहीं हो तो शायद यंग लोग भी नहीं पढ़ा पाएंगे। कंटिन्यूस 8 घंटे पढ़ाने का मतलब मैराथन क्लास चलती है जिस तरह से, वो अलग बात है। तो बेटा अब यहां पे ये दे रखा है आपको। अब हम लोग इसको एक एक ग्राफ को देखना शुरू करें थोड़ा तो समझ में आएगा कि ग्राफ क्या कहता है। बेटा इसका लॉजिक तो हम लोग नहीं समझेंगे क्योंकि इतनी जरूरत भी नहीं है, बहुत अंदर इसके डेप्थ में इन्वॉल्वमेंट होता है। हम सिर्फ इस रेशियोज को समझ लें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव सवाल को सही कर लें। अब देखिए ब्लैक कलर से कर्व दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कुछ इस तरह से। अब देखिए जिस वक्त 0 लोड है उस वक्त ये है, उसके बाद देखिए कर्व नीचे आ रहा है। अब इस वक्त मैं पूछूं आपसे कि ये पॉइंट क्या बता रहा है? रिच मिक्सचर के लीन मिक्सचर। आपने कहा सर फाई बराबर 1 है तो ये है केमिकली करेक्ट, ये है 10% रिच, तो काफी रिच है। मैंने कहा वेरी गुड। तो ये इसका मतलब क्या है? फाई जो है 1 से काफी ज्यादा है तो ये रिच मिक्सचर। लेकिन अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब ये कर्व ये कह रहा है कि जैसे जैसे इंजन पे लोड बढ़ रहा है, जो मिक्सचर ज्यादा रिच था वो अभी भी रिच तो है, क्योंकि जब तक आप इस लाइन के 1 के ऊपर रहेंगे मिक्सचर रिच है, लेकिन उसमें जो रिचनेस है वो कम हो रही है। लेकिन आप यहां पे आते आते देखिए, जब आप 25% लोड पे आए हैं तो आप कहां पे आ चुके हैं? आप इस लाइन के नीचे आ चुके हैं। मतलब मिक्सचर कैसा हो गया है? लीन। अब 25 से लेके 75% तक लोड पे क्या कर रहे हैं आप? इस पे चल रहे हैं। मतलब मिक्सचर कैसा है? देखिए ये 10% लीन है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है? मिक्सचर रिच हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि शुरू के 0 से 25% लोड के एरिया में मिक्सचर शुरुआत में बहुत ज्यादा रिच था, धीरे धीरे कम रिच हुआ और आते आते 25% लोड पे मिक्सचर लीन हो गया और फिर मिक्सचर लीन चलता रहा और उसके बाद फिर रिच हो गया। ये इसका मतलब कि जो मिक्सचर की खपत है, जो उसकी क्वालिटी है, 0 से 25 लोड में रिच है, 75 से 100% पे भी रिच है, लेकिन 25 से 75% लोड के रेंज में, मिड रेंज, ना लोड बहुत कम है ना लोड बहुत ज्यादा है। यहां पे क्या है? लोड कम है। यहां पे क्या है? लोड ज्यादा है। हाई रेंज में 75 से 50% कैपेसिटी। हम 9 से 8 घंटे मेरी कैपेसिटी थी, हम 6 से 8 घंटे पढ़ा रहे हैं, मतलब हाई लोड में काम कर रहे हैं। आजकल क्या है? लो लोड में काम कर रहे हैं। नॉर्मली क्लासेस खुल जाती है, क्या होता है? मिड लोड में काम करते हैं। तो एक तरह से ये लो लोड एरिया है, ये मिड रेंज है और ये हाई लोड एरिया है। ये कर्व क्या कह रहा है? ये कह रहा है इस एरिया जब आप रहते हैं, इस वाले एरिया में जब आप रहते हैं तो तुलनात्मक रूप से रिच मिक्सचर लगता है, और वो भी शुरू में बहुत रिच होता है, इसके बाद इसकी रिचनेस कम होती जाती है। यहां पे होते हैं तो लीन मिक्सचर होता है और इसके बाद आप देखते हैं तो मिक्सचर फिर रिच हो जाता है। अब इन 3 रेंज को इन्होंने तोड़ रखा है कि 0 से 25% तक का जो लोड होता है इसको बोलते हैं आइडलिंग या लो लोड। अब यहां बेटा जरा समझिए, ये आइडलिंग स्पेलिंग से समझिएगा थोड़ा सा। आइडलिंग, ये आइडलिंग शब्द आया है बेटा आइडल से, ध्यान दीजिएगा। एक होता है आइडल और एक होता है आइडियल। आइडियल तो अच्छी बात है, आदर्श, हम लोग बोलते हैं ये हमारा आइडियल है, इसको अपना आदर्श मानते हैं। तो ये आइडियल नहीं है, यहां पे ये आइडल है।
आइडल का मतलब निष्क्रिय। यहां पे निष्क्रिय का मतलब क्या है? निष्क्रिय का मतलब यहां पे है जीरो लोड। सर जीरो लोड मतलब इंजन नहीं चल रहा? मैंने कहा ना, जीरो लोड का यह मतलब नहीं कि इंजन नहीं चल रहा, इंजन चल रहा है, फ्यूल जल रहा है, इंडिकेटेड पावर पैदा कर रहा है, बट इतनी ही पैदा कर रहा है जिससे फ्रिक्शन ओवरकम हो जा रहा है। और ब्रेक पावर क्या है? जीरो। तो जीरो लोड का मतलब समझिएगा कि ब्रेक पावर जीरो। इसका क्या मतलब है कि इंडिकेटेड पावर जीरो नहीं, इसका मतलब है इंडिकेटेड पावर जो है वो जीरो से ज्यादा है। कितनी है? सर इतनी है कि फ्रिक्शन ओवरकम हो जाए। तो शुरू में जब लोड जीरो होता है, लोड जीरो है, तो ब्रेक पावर क्या होती है? ब्रेक पावर बराबर 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60। और टी बराबर क्या है? W इंटू आर। और W कितना है? जीरो। तो W जीरो है तो जीरो हो गया, टोटल जीरो। तो ब्रेक पावर जीरो है। इंडिकेटेड पावर मान लो 3 किलोवाट पैदा हुई, फ्रिक्शन था 3 किलोवाट, आउटपुट जीरो। लेकिन जब 100% लोड पे है तो क्या होगा? इंडिकेटेड पावर पैदा होगी 13 किलोवाट, 3 किलोवाट फ्रिक्शन है, मिलेगी कितनी? 10 किलोवाट। जब 0% लोड है तो क्या होगा? ब्रेक पावर जीरो। ब्रेक पावर जीरो होने का मतलब कि आउटपुट पे नहीं मिल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? इंजन चल रहा है, इंडिकेटेड पावर 3 किलोवाट पैदा हो रही है, फ्रिक्शन में खर्च हो जा रही है, आउटपुट पे कुछ नहीं मिल रहा। तो बेटा जीरो लोड, तो सबसे पहले देखिए यहां पे उन्होंने आइडलिंग, तो आइडलिंग कहलाता है जीरो लोड। अब ये है जीरो लोड और उसके बाद है लो लोड। लो लोड का मतलब जीरो से ज्यादा और 25 से कम। तो आइडलिंग और लो लोड जोन ये है। अब अगर इसमें देखिए कि शुरुआत में वेरी वेरी रिच मिक्सचर, और उसके बाद रिच मिक्सचर कैसा चाहिए? 10% रिच। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है? 10% लीन हो जा रहा है। इसका मतलब आइडलिंग एंड लो लोड रेंज में मिक्सचर रिच जरूरत पड़ता है। स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा रिच पड़ता है, और जब लो लोड कंडीशन आ जाती है तो उस वक्त थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके बाद 25% आते आते इंजन स्थिर हो गया। अब ऐसा कैसे होता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे अभी आगे आने। तो आइडलिंग रेंज में या लो लोड में मिक्सचर रिच इस्तेमाल होता है। लेकिन सेकंड स्टेज कहलाती है क्रूजिंग। बेटा क्रूजिंग वो अवस्था होती है जब इंजन एक बार स्टार्ट हो गया, उसके अंदर टेम्परेचर डेवलप हो गया। टेम्परेचर डेवलप होने से जो हमारे ईंधन बनने की मतलब ईंधन के बल्कि पेट्रोल को वेपोराइज होने का जो वो है मौका है वो ज्यादा मिलता है। पेट्रोल बेटा उड़नशील है, टेम्परेचर पाके पेट्रोल जल्दी उड़नशील बन जाता है और उसका एयर के साथ बढ़िया मिक्सचर बनता है। जब ऐसा होता है तो उस वक्त हमारी थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, ईंधन का अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है और इंजन अपनी ऐसी स्थिति पे चल रहा है जहां पे वो मैक्सिमम एफिशिएंसी दे रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रूजिंग रेंज। सामान्यतः ये क्या होती है? 25 से 75। मैंने बेटा लास्ट टर्न पे आपको बात की थी कि कोई भी एसआई इंजन या पेट्रोल इंजन अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देता है, मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी कब देता है? जब वो 40 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के स्पीड पे चलता है। जब वो 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड पे चलता है तो थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम देता है और फाई बराबर 0.9 या कह सकते हैं एयर फ्यूल रेशियो 16:1 का मिक्सचर लेता है, और यही रेंज होती है हमारी क्रूजिंग। तो ये कहलाता है क्रूजिंग। क्रूजिंग के दौरान क्या होता है? थर्मल एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर इससे कम स्पीड पे चल रहा है, लो स्पीड पे चल रहा है, तो आरपीएम कम है या लोड कम है तो पावर कम पैदा कर रहा है तो लो लोड जोन चला जाएगा, और इससे ज्यादा स्पीड पे चल रहा है तो मैक्सिमम पावर चला जाएगा। दोनों ही स्थिति में मिक्सचर कैसा जरूरत पड़ता है? रिच। हम लोग कल इस बात को डिस्कस कर चुके थे बेटा कि इस स्पीड पे चलोगे तो अंदर इंजन में जो ताकत पैदा होगी वो 25 से 75% के रेंज में होगी, और इसको पैदा करने के लिए इंजन को कैसा चाहिए? इकोनॉमी मिक्सचर। इकोनॉमी मिक्सचर मतलब 10% लीन। तो यहां से यहां तक ईंधन की सर्वश्रेष्ठ बचत होगी या ईंधन बेहतर तरह से जलेगा। इसके पीछे चलोगे तो लो लोड जोन है, इसके आगे चलोगे तो मैक्सिमम पावर जोन है, 75 से 100% जोन है, वहां पे भी रिच मिक्सचर लगेगा और यहां पे भी रिच मिक्सचर लगेगा। कितना रिच लगेगा वो अलग बात है, बट 5 से ज्यादा होगा। तो ये है हमारा बेटा क्रूजिंग रेंज। तो क्रूजिंग का मतलब कि इंजन इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, लो लोड जोन से क्रॉस करके 25% लोड से ऊपर चल रहा है, और 25 से 75% जब लोड पे चलता है तो ठीक है। जैसे इस वक्त हम लोग 2.5 घंटे पढ़ा रहे हैं, कोरोना की वजह से हम लोग बड़े डाउन से हैं। क्या चाह रहे हैं? एक बार क्लासेस शुरू हो जाएं, क्लासेस शुरू हो जाएं तो मन रम जाएगा, अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाएं। तो जब हम लोग रूटीन पे चलते हैं तो अपना मैक्सिमम परफॉर्म देते हैं। जब कुछ नहीं कर रहे हैं तो और डल हो गए हैं, और जब बहुत ज्यादा काम करेंगे तो नेचुरली काम की अधिकता से परेशान हो जाएंगे। लेकिन 25 से 75% लोड जब हम लोग काम करते हैं तो क्वालिटी के साथ अच्छा काम कर पाते हैं। अभी क्या हो रहा है? ज्यादा आराम हो गया है, ज्यादा आराम हो गया तो वो भी अच्छा नहीं है। और उधर अगर हम लोग
7-7 घंटे पढ़ाएंगे तो ज़्यादा लोड हो जाएगा, उसको बियर करने में भी दिक्कत होती है। इसका मतलब 25 से 75% लोड जब हम कम करेंगे तो उस वक्त हम अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। इसके नीचे है हम लोग सुस्त हो जाते हैं, जंक लग जाता है। आप लोग भी घर में डाउन हो चुके होंगे, क्लासेस शुरू हो तो आपको भी जोश आएगा, लेकिन जैसे एग्जाम आएगा तो लोड बढ़ जाएगा, वो भी अच्छी स्थिति नहीं है। तो यहाँ पे कहने का सिर्फ मतलब है बेटा कि 25 से 75% की जो लोड कंडीशन होती है उसको क्रूजिंग रेंज कहते हैं। इस वक्त इंजन ईंधन का बेहतरीन तरह से इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इंजन के अंदर इस वक्त जो टेम्परेचर होता है, इंजन का जो आरपीएम होता है, वो इंजन के फ्यूल को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की सहूलियत देता है। जबकि इसके पीछे और इसके आगे इंजन के अंदर जो स्थितियां होती हैं, यहां पे बात हो रही मिक्सचर के बनने की जो स्थितियां होती हैं, वो सपोर्ट नहीं करती हैं। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम तुलनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा ईंधन सप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, और वो मिक्सचर रिच हो जाता है। अब इसके बाद अगला देखिए मैक्सिमम पावर रेंज। मैक्सिमम पावर रेंज में फिर देखिए क्या हो रहा है, मिक्सचर कैसा चाहिए, रिच चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पावर में 25 से 75 से 100% के लोड में जब हम जाएंगे तो इंजन मैक्सिमम पावर वाली लोड में चला जाएगा और हमें एक तरह से रिच मिक्सचर चाहिए। कह दीजिए 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से ऊपर चलेंगे अगर आप, तो मैक्सिमम पावर जोन में जा रहे हैं और आपका ईंधन ज्यादा खर्च होगा। और जब आप इस स्पीड में हैं, 40 से 60 वाली में है तो इसमें है, और इसके नीचे हैं तो आप इसमें हैं। ये चीज आपके दिमाग में है। अब बेटा अगर आप लोगों ने शायद बीच में कोई बाइक आई थी, उस बाइक में जो स्पीडोमीटर बना था, उस स्पीडोमीटर में जब हम 40 से 60 के बीच में चलते हैं, यहां पे ग्रीन बल्ब जलता रहता है। ग्रीन बल्ब ये बताता रहता है कि आप बिल्कुल अच्छे स्पीड रेंज में चल रहे हैं। ग्रीन का मतलब इकोनॉमी, और आप फ्यूल का बेहतरीन तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कौन सी बाइक है मुझे नहीं मालूम, अगर आप लोगों ने इस्तेमाल की हो बाइक वगैरह या आपके यार मित्रों के पास कभी हो, जानकारी करिएगा। जैसे ही आपकी सुई का कांटा 60 से ऊपर जाता है, ये ग्रीन बल्ब बंद हो जाता है और यहाँ पे दूसरा बल्ब येलो या रेड जल जाता है, जो बताता है कि भाई देखिए गाड़ी तो आप तेज चला रहे हैं, परंतु ध्यान रखें कि इस वक्त तेल ज्यादा खप रहा है। तो अगर येलो जल जाए तो आप फिर से वापस ग्रीन पे आ जाइए। कहीं ना कहीं 40 से 60 के बीच में गाड़ी को मेंटेन रखिए, तो आपके ईंधन का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होगा और आपको 1 लीटर में ज्यादा माइलेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्रूजिंग रेंज में चल रहे होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इस कर्व में इससे ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं जाएंगे। अब ये कर्व थोड़ा सा आगे सपोर्ट करेगा, वहां पर हल्का सा समझाएंगे हम आपको, बट ये रेंज आपको बताना बहुत जरूरी है। तो अब हमारे इंजन की जो डिफरेंट ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, उसमें 3 कंडीशंस आ गई। पहली आ गई 0 से 25% लोड रेंज, दूसरी आ गई 25 से 75% की लोड रेंज, और तीसरी आ गई 75 से 100% की लोड रेंज। इसको हम लोग बोलते हैं आइडलिंग या लो लोड कंडीशंस। जब इंजन पे लोड 0 लोड या 25% तक के बीच में कुछ होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक तरह से मिड रेंज, या मिड रेंज के स्थान पे हम लोग कह देते हैं क्रूजिंग। और इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर कंडीशन। तो बेटा हमारे इंजन में ये 3 जोन है, जिसके हिसाब से जरूरत के हिसाब से हम लोग डिफरेंट रेशियो को सप्लाई करते हैं। आइए इन डिफरेंट रेशियोज को थोड़ा सा और खुलासा करें। एग्जाम में इस तरह से नहीं आता, थोड़ा सा दूसरी तरह से आता है। अब बेटा इस कर्व पे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारी डिफरेंट कंडीशंस हैं, वो शुरू होती है स्टार्टिंग। जिस वक्त हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, उस वक्त इंजन कितना कहता है, देखिए वो कहता है मुझे एयर फ्यूल रेशियो 3:1 दो। आप समझ रहे हैं बेटा, केमिकली करेक्ट होता है 15:1, मतलब 15 एयर के साथ 1 पेट्रोल। ये कह रहा नहीं 15 नहीं, 3 एयर के साथ 1 पेट्रोल, मतलब 5 गुना रिच, या 5:1 नॉर्मली है 15:1, 15 एयर के साथ 1 पेट्रोल। ये कह रहा नहीं 5 एयर के साथ 1 पेट्रोल, मतलब 3 गुना रिच। तो 5 गुना रिच या 3 गुना रिच। तो स्टार्टिंग में इंजन सबसे ज्यादा तेल खाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर ये 5 गुना रिच खाएगा कि 3 गुना रिच खाएगा? मैंने कहा समझिए, आप इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट का मतलब समझिए, कभी कभी इसको जब क्वेश्चन में पूछेगा तो बोलेगा कोल्ड कंडीशन। तो बेटा कोल्ड कंडीशन का मतलब समझिए, कोल्ड कंडीशन का मतलब इंजन ठंडा था, इंजन बंद था। सपोज कीजिए हमने जाके कार को रख दिया रात में, अब बाहर का टेम्परेचर तो रात में गिरेगा। सुबह हमने 6 बजे कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, तो रात भर इंजन अभी जाके पहुंचेगा तो इंजन का टेम्परेचर क्या रहेगा, हाई रहेगा। कोई देर तक तो इंजन गर्म रहेगा, 1 घंटे बाद इंजन का टेम्परेचर सामान्य आ जाएगा, एटमॉस्फेयर। अब हम सुबह जब गाड़ी को स्टार्ट करना जाएंगे तो क्या होगा,
इंजन कोल्ड कंडीशन से स्टार्ट होगा, इंजन ठंडा है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है, अब वहां से स्टार्ट करेगा। तो अगर हम लोग दिसंबर की बात करें, आज तो हो गई 1 दिसंबर है, या जो भी डेट है आपकी दिसंबर की डेट है, तो अब जब इंजन स्टार्ट करेंगे तो क्या टेम्परेचर है जिसमें वो काम करेगा? मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यही स्थिति गर्मियों में होती, जून में होती तो क्या होता? जून में भी सुबह इंजन स्टार्ट करते तो क्या होता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लेकिन उस वक्त क्या होता? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। पर दोनों ही स्थितियों में इंजन कोल्ड से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये विंटर का समय है और इस समर का समय है। अब जरा थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की बेटा, जब हम लोग कहते हैं 15:1 का हमें मिक्सचर चाहिए, इसका मतलब क्या है? 15 एयर और 1 पेट्रोल। अब जरा समझिए, इंजन को जब आप शक करेंगे चार्ज, तो आप क्या कहते हैं? 15:1 का केमिकली करेक्ट रेशो मिले अगर इंजन को, अगर मिले तो इंजन हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, डिजायरेबल कंडीशन यही है। लेकिन अब इंजन की अपनी दिक्कतों की वजह से ये 15:1 का होमोजीनियस मिक्सचर हर समय सप्लाई नहीं कर पाता, खास करके शुरुआत में जब इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन कोल्ड कंडीशन में होता है। अब इस कोल्ड कंडीशन में भी 2 कोल्ड कंडीशन हो गई, एक विंटर की कोल्ड कंडीशन और एक समर की कोल्ड कंडीशन। कोल्ड कंडीशन मतलब है इंजन ठंडे से स्टार्ट हो रहा, मतलब रात में रुका हुआ था, एक तरफ से रुका हुआ है 5 घंटे से इंजन, अब आपने स्टार्ट किया, उस वक्त इंजन का टेम्परेचर क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। कोल्ड कंडीशन से जब इंजन को स्टार्ट आप करेंगे, जरा मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जब हम कहते हैं 15:1 का मतलब क्या है? 15 दाने एयर, तो एयर तो वेपराइज फॉर्म में है, एयर तो गैसेस फॉर्म में है। ये जो पेट्रोल है ये तो लिक्विड के रूप में आया है, तो आप क्या चाहते हैं? 15 दाने या 15 मॉलिक्यूल से 15 गुना एयर चाहिए आपको गैसेस फॉर्म में, और ये पेट्रोल तो आया लिक्विड फॉर्म में। तो ये पेट्रोल जो आया है वो लिक्विड फॉर्म में एक चाहिए कि आपको वेपर फॉर्म में चाहिए? भाई पेट्रोल जो लिक्विड फॉर्म में आया है ये वेपराइज होगा तभी तो इससे मिक्स होगा। तो इसका मतलब हम जब कहते हैं 15:1 का रेशो चाहिए, इसका मतलब क्या है? 15 एयर साथ में 1 पेट्रोल, बट पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में नहीं, पेट्रोल वेपर फॉर्म में। अगर 15 एयर के साथ 1 पेट्रोल वेपर फॉर्म में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब पेट्रोल का वेपर बनना जरूरी है। अब जब इंजन शांत है, इंजन काफी समय से रुका हुआ है, इंजन का जो टेम्परेचर है पूरे बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बराबर है, तो शुरू में जब आप स्टार्ट करेंगे तो पेट्रोल को वाष्पीकृत होने के लिए, उसको वाष्प बनने के लिए किसी प्रकार के टेम्परेचर के सपोर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बार मान लीजिए इंजन स्टार्ट हो जाए, एक बार इंजन स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें ऊर्जा पैदा होने लगेगी, तो इंजन का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, जिस पाइप से पेट्रोल आ रहा है चार्ज बन के वो भी गर्म हो जाएगी, तो ये सब क्या करेंगी? इसको वाष्पीकृत करने में सपोर्ट करेंगी। तो शुरू में जब इंजन ठंडा है उस वक्त पेट्रोल से वाष्प बनना बहुत मुश्किल होता है। आप जरा समझिए, पेट्रोल उड़नशील है, सामान्य तौर पर हम पेट्रोल लेके आए तो उसकी वाष्प जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर वाष्प बनने लगेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्प तेजी से बनेगी, टेम्परेचर कम है तो वाष्प धीरे धीरे बनेगी। अब जिस वक्त आपका इंजन कोल्ड कंडीशन पे है, आपने 15:1 के हिसाब से एयर लिया, 15 एयर के साथ आपने 1 पेट्रोल लिया, या इसको ऐसे कहिए 15:1 को थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, मान लीजिए आपने 150 एयर के साथ 10 पेट्रोल लिया, कोई बात नहीं, 15:1 का रेशो मेंटेन हो गया। 150 दाने एयर के आए, इधर से 10 दाने पेट्रोल के आए, लेकिन ये पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में आया और ये एयर आई गैसेस फॉर्म में। अब 150 दाने क्या कहते हैं एयर के कि मेरे साथ 10 पेट्रोल के दाने आके मिक्स हो जाएं। अब टेम्परेचर का सपोर्ट तो है नहीं, पेट्रोल वेपोराइज तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन चूंकि पेट्रोल उड़नशील होता है, जाड़े का दिन है, जाड़े में मतलब सुबह सुबह का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री है, तो होगा क्या? पेट्रोल के उड़नशील होने के कारण इस 10 में से 20% 2 मॉलिक्यूल्स वेपोराइज हो गए। तो मिक्सचर क्या बना? 150 एयर के साथ 2 दाने पेट्रोल, होने चाहिए थे 10 दाने पेट्रोल, आपने भेजे तो थे 10 दाने पेट्रोल। 150 के साथ अगर ये 10 दाने पेट्रोल में वेपोराइज हो जाते तो ये 150 है, ये 10 है, 15:1 का रेशो मेंटेन हो जाता। लेकिन हो क्या रहा है? 150 एयर आई अंदर, ये तो गैसेस फॉर्म में है, जो 10 पेट्रोल आया वो लिक्विड फॉर्म में आया, कि पेट्रोल उड़नशील होता है, तो उसमें से 2 मॉलिक्यूल के उड़ गए, 2 हिस्से मान लीजिए उड़ गए, तो 150 के साथ 2 है। तो अब हमें चाहिए क्या? 150 के साथ 10 चाहिए, तो हम क्या करें? हम एक काम करते हैं कि हम 10 दाने पेट्रोल की जगह पे 50 दाने पेट्रोल दे देते हैं, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत में 20% पेट्रोल ही उड़ पाता है। तो अगर हम 10 दाने भेज रहे थे तो 2 वेपोराइज हो रहे थे, अगर हम 50 दाने भेज देंगे तो ये
10 दाने में वेपराइज हो जाएंगे, तो 150 के साथ 10 दाने वेपराइज हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि 150 एयर के साथ हमने 50 दाने या 50 मॉलिक्यूल्स हम पेट्रोल के भेज दिए, तो रेशो क्या हो गया, 150 के साथ 50, तो 3:1। लेकिन गर्मियों के टाइम में हमें इतना ज्यादा पेट्रोल भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो मानी बात है कि तुम उस वक्त जब पेट्रोल भेजोगे 10 दाने, तो 2 नहीं वेपराइज होंगे, मे भी 5 वेपराइज हो जाए, तो उस वक्त क्या करोगे, आप दुगना पेट्रोल भेजोगे। तो मेरे कहने का पर्पस समझने की कोशिश कीजिए कि जिस वक्त हमें टेम्परेचर का सपोर्ट कम होगा तो पेट्रोल की वाष्प कम बनेगी। और मिक्सचर लिक्विड पेट्रोल और एयर का नहीं बनना है, मिक्सचर बनना है एयर का और वेपोराइज पेट्रोल का। क्योंकि पेट्रोल को वेपोराइज होने के लिए परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं, तो हम उसकी जगह पेट्रोल को ज्यादा करके उस काम को पूरा कर रहे हैं। इसको मैं बहुत ही आपको अच्छे एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश करता हूं, आपके समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया तरीका है वो, मैं हम अक्सर क्लास में यूज करता हूं। बेटा मुझे भिंडी आलू की सब्जी बड़ी पसंद है। तो पत्नी ने कहा कि भाई मैंने क्या खाओगे, मैंने कहा भिंडी आलू सब्जी खाएंगे। तो बोले वो तो घर में है नहीं भिंडी, जो ले आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं क्या ले आऊं, बोले ऐसा करो आधा किलो भिंडी ले आओ और आधा किलो आलू ले आओ। मैंने कहा चलो भिंडी आलू सब्जी बन जाएगी, आधा किलो भिंडी आधा किलो आलू। अब जब मैं भिंडी लेके आया आलू के साथ, मैंने बनी भिंडी, तो ठीक है, रेशो ठीक था, मुझे पसंद आया, खा ली। शुरू जब भिंडी आई थी उस वक्त की बात। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मेरा मन हुआ कि भाई भिंडी खानी है, तो पति ने कहा ठीक है भिंडी ले आओ। अब मैं गया, भिंडी तो नेचुरली भिंडी मार्केट में आ चुकी थी और थोड़ा सा ठीक ठाक सस्ती भी हो गई थी। तो फिर मैं आधा किलो भिंडी लेके आ गया और आधा किलो आलू लेके आ गया। अब उन्होंने जब इसको बनाया और खाना खाने में बैठा, तो मुझे भिंडी कहीं कहीं दिख रही थी। और मैंने कहा भाई भिंडी लाए थे, कहाँ गई? बोले बना तो दी। मैंने कहा बना दी मतलब? आधा किलो भिंडी आधा किलो आलू था, तो वहां तो भिंडी दिख नहीं रही है। बोले उस वक्त जो आप शुरू में भिंडी लाए थे वो भिंडी सब बढ़िया भिंडी थी, एक भी भिंडी खराब नहीं हुई। और आज आप भिंडी जो लेके आए हैं सब कड़ी कड़ी भिंडी है, उसमें कीड़े निकल गए। तो अब आप जो 500 ग्राम भिंडी लेके आए उसमें 400 ग्राम तो बेकार निकल गई। 100 ग्राम भिंडी है तो यहां 500 ग्राम भिंडी के साथ 500 ग्राम आलू के साथ बनी सब्जी। यहां पे लाने को तो मैं 500 ग्राम भिंडी लाया, लेकिन उसमें से सही कितनी निकली? 100 ग्राम निकली और आधा किलो के साथ। इसका मतलब अगले दिन तीसरी बार फिर मुझे भिंडी आलू खाने की जरूरत पड़ी। मैंने कहा ठीक है। अब पत्नी ने कहा लेके आओ। मैंने कहा तुम मत बोलो, मैं लेके आऊं। मैं क्या लेके आया? आधा केजी तो आलू लेके आया। और भिंडी कितनी लेके आया बताओ? क्योंकि मैंने देख लिया कि भिंडी बहुत अच्छी मैं नहीं ला पा रहा हूं, अच्छी है भी नहीं बाजार में, तो आधा किलो लेके जाऊंगा तो 100 ग्राम सही निकलेगी। तो मैं लेके आया 2.5 किलो भिंडी। तो पत्नी बोली 2.5 किलो क्यों लेके आ गए? आधा किलो साथ आधा किलो लगता है। मैंने कहा नहीं भाई, आधा किलो में से 100 ग्राम अच्छी निकलती है, तो मैं 2.5 किलो ले आया हूं, तो इसमें से 500 ग्राम अच्छी निकल आएगी। भाई आधा किलो में 100 ग्राम अच्छी निकलती है, तो 2.5 किलो में 500 ग्राम अच्छी निकल आएगी। तो रेशो क्या हो गया? 5 गुना भिंडी में लाया तब जाके आधा किलो भिंडी इसमें से निकली, और आधा किलो भिंडी आधा किलो आलू का मिक्सचर बना। इसका मतलब शुरुआत में जब पेट्रोल वेपराइज नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मान लीजिए 20% पेट्रोल वेपराइज हो रहा, तो हम क्या करें? शुरू में हम 5 गुना पेट्रोल भेजें, और मान लीजिए 33% वेपराइज हो रहा है तो 3 गुना भेजें। तो शुरू में चूंकि टेम्परेचर का सपोर्ट नहीं होता है, तो हम तुलनात्मक रूप से ज्यादा पेट्रोल भेजने का इंतजाम करते हैं और मिक्सचर को रिच देते हैं। स्टार्टिंग में इंजन को रिच मिक्सचर देने की जरूरत पड़ती है ताकि 15:1 का रेशो मेंटेन हो। 15:1 का रेशो जो मेंटेन हो वो वेपराइज कंडीशन में हो, और वेपराइज कंडीशन में मेंटेन होने के टेम्परेचर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पेट्रोल उड़नशील होता है। तो जो भी टेम्परेचर है उस पर कुछ पेट्रोल उड़ा, और जितना पेट्रोल नहीं उड़ा उसको उतना पेट्रोल चाहने के लिए हम क्या करेंगे? उतना ज्यादा पेट्रोल देते हैं। तो पेट्रोल ज्यादा देते हैं तो उड़ के कम से कम हमें उतना मिल जाएगा। मुझे अगर भिंडी आलू उसी रेशो में खाना था, आधा भिंडी आधा आलू, तो जब भिंडी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, खराब भिंडी आ रही थी, तो मुझे 2.5 किलो भिंडी लानी पड़ती है आधा किलो आलू के साथ। लेकिन आदर्श परिस्थितियों में अगर भिंडी एक एक सारी भिंडियां सही हो तो मुझे लानी पड़ेगी आधा किलो भिंडी आधा किलो आलू के साथ। तो मैं समझ रहा हूं कि इस एग्जाम्पल से अगर आप समझें कि शुरुआत में जब भिंडी सही है तो ये, इसका मतलब अगर हमें वेपराइज्ड कंडीशन में पेट्रोल सीधे सीधे मिले और तो एयर के साथ मिक्सचर बने, तो हमें 15 ये चाहिए और एयर चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में टेम्परेचर सपोर्ट ना होने के कारण लिक्विड पेट्रोल को वेपराइज करने में बहुत दिक्कत होगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं शुरुआत में हमें मैक्सिमम रिच मिक्सचर चाहिए, 5 गुना रिच। तब सर्दियों की कोल्ड कंडीशन, सर्दियों में जब इंजन को स्टार्ट करेंगे, और लगभग 3 गुना रिच चाहिए जब हम लोग गर्मियों में स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बार इंजन स्टार्ट हो गया, पावर पैदा होने लगी, तो नेचुरली इंजन का अंदर टेम्परेचर बिल्टअप होने लगता है। जब इंजन के अंदर टेम्परेचर बिल्टअप होने लगता है तो सक्शन मैनिफोल्ड से तो एयर आ रही है
और एयर पेट्रोल आ रहा है। जब इंजन का टेम्परेचर मेंटेन होने लगेगा तो क्या होगा, पूरा पूरा इंजन का बॉडी गर्म हो जाएगा। जब बॉडी गर्म हो जाएगा तो अब जब चार्ज आएगा इनलेट मैनिफोल्ड में, इनलेट पाइप में, तो उस पाइप में भी टेम्परेचर है, तो क्या होगा, पेट्रोल तुलनात्मक रूप से जल्दी वाष्पीकृत होगा। अब उतने रिच मिक्सचर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, मिक्सचर की रिचनेस अब 3 गुना रिच, 5 गुना रिच की जरूरत नहीं है, अब 2 गुना रिच। 15 के साथ 1 जरूरत था, अब 7 के साथ 1 पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कहलाती है वार्मिंग अप कंडीशंस कि इंजन एक बार स्टार्ट हो गया है, अब वो पावर पैदा करने लगा है। अभी मैक्सिमम पावर पैदा नहीं कर रहा है, मिड जोन में नहीं गया। जब मिड जोन में जाएगा तो इंजन भरपूर पैदा करेगा पावर। उस वक्त इंजन का टेम्परेचर इतना अच्छा हो जाएगा और सारी परिस्थितियां क्या होंगी, पेट्रोल को वेपराइज करने में मदद करेंगी। और उस वक्त हमारा इंजन जब पेट्रोल को आसानी से वेपराइज करेगा तो जितना तेल भेजेंगे उसमें मैक्सिमम हिस्सा वेपराइज हो जाएगा, मिक्सचर अच्छा बनेगा, तो एक्स्ट्रा तेल भेजने की जरूरत नहीं होगी। ये लॉजिक पीछे काम करता है। तो इसका मतलब बेटा स्टार्टिंग में हमें एक्स्ट्रा रिच मिक्सचर भेजना पड़ता है, यहां तक कि 5 गुना रिच से लेके 3 गुना रिच। सर्दियों में इंजन शुरू करने में 5 गुना रिच, गर्मियों में 3 गुना रिच। लेकिन एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जब इंजन 10% लोड, 15% लोड पे आ जाता है तो कुछ कुछ टेम्परेचर का सपोर्ट मिलना लगता है। अभी भी हमें रिच मिक्सचर जरूरत बहुत पड़ती है, अभी भी हमको रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब हमें 5 गुना रिच की नहीं पड़ती, 3 गुना रिच की नहीं पड़ती, 2 गुना रिच की पड़ती है। उसके बाद शुरू में आइडलिंग कंडीशन। आइडलिंग कंडीशन में क्या होता है, शुरू में लोड कम है तो इंजन का आरपीएम भी कम होता है। तो उस वक्त जब इंजन में चार्ज सक होता है उस वक्त एग्जॉस्ट वाल्व खुला होता है। शुरू में आपने देखा होगा सक्शन स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुला रहता है, क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व कब बंद होता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद होता है पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने कुछ देर बाद। तो उस दौरान क्या होता है, जली हुई गैसेस इनलेट मैनिफोल्ड में जाने लगती हैं। जब जली हुई गैसेस इनलेट मैनिफोल्ड में जाने लगती हैं आइडलिंग प्रोसेस के दौरान, उस वक्त क्या होता है, वो जली हुई गैसेस जो है कंबशन में अवरोध उत्पन्न करती। उस अवरोध को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ फ्यूल के मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो उस वक्त भी हमें मिक्सचर की रिच जरूरत पड़ती है। एक तरह से जो जली हुई गैसेस के कारण हमारा फ्रेश चार्ज डाइल्यूट हो जाता है, फ्रेश चार्ज में डाइल्यूट हो जाने के कारण हम रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। तो अब बेटा आइडलिंग में भी हमको रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। कितना जरूरत पड़ती है, 10:1। तो 2 गुना तो नहीं, लगभग 1.5 गुना। तो आप देख रहे हैं 5 गुना रिच, 3 गुना रिच, 2 गुना रिच, 1.5 गुना रिच। तो जैसे जैसे आपका इंजन लोड पे आ रहा है, अब देखिए यहां पे 5 गुना रिच अगर विंटर्स की बात कर रहे हैं और समर की बात करें 3 गुना रिच। जैसे जैसे इंजन में लोड बढ़ता जा रहा है, रिचनेस जो है कम होती जा रही है। यहां पे क्या हो गया, 10% रिच, और करते करते 25% लोड पे मिक्सचर रिच नहीं चाहिए, मिक्सचर लीन चाहिए। क्योंकि उस वक्त क्या है, इंजन के अंदर 25% लोड की स्थिति आ चुकी है, इंजन वर्क कर रहा है, पावर प्रोड्यूस कर रहा है, अंदर टेम्परेचर डेवलप हो चुका है, टेम्परेचर डेवलप हो चुका है, चीजें स्थिर हो चुकी हैं। पेट्रोल को वेपराइज करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कंडीशंस मौजूद हैं और सारे का सारा फ्यूल वेपराइज हो रहा है, अच्छी तरह से जल रहा है। उस वक्त हमारी जो कंडीशंस होती है क्रूजिंग कंडीशंस होती है, और मिक्सचर हमें चाहिए होता है लीन मिक्सचर। लीन मिक्सचर मतलब 16:1 वाला, पाई बराबर 0.9 वाला। अब हम लोगों ने देखा कि यहां पे जो रिचनेस है वो घटती क्यों जा रही है, क्योंकि टेम्परेचर का सपोर्ट मिल रहा है। शुरू में ज्यादा क्यों लग रही है, क्योंकि टेम्परेचर का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे इंजन स्टार्ट होता जाएगा, टेम्परेचर का सपोर्ट मिलता जाएगा, पेट्रोल उस टेम्परेचर कारण वेपराइज होता जाएगा। जब वेपराइज पेट्रोल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो उस वेपराइजेशन न होने की वजह से जो हम एक्स्ट्रा पेट्रोल बार बार ज्यादा भेज रहे थे उसकी जरूरत भी कम पड़ती जाए। भिंडी क्वालिटी अच्छी होती जाए तो मैं 2.5 किलो नहीं लाऊंगा, मैं 1.5 किलो लाऊंगा, फिर 1 किलो लाऊंगा, आधा किलो, और लास्ट में अगर भिंडी की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी हो जाए, मार्केट में बेहतरीन भिंडी आने लगे, तो मैं आधा किलो भिंडी और आधा किलो आलू लाऊंगा। मैं 2.5 किलो भिंडी क्यों ला रहा था, क्योंकि मार्केट में भिंडी की क्वालिटी इतनी खराब हो गई थी कि मैं आधा किलो लेके आता था और निकलती थी 100 ग्राम। अगर मैं आधा किलो लेके आऊंगा और निकलेगी 250 ग्राम तो मैं दुगनी लेके आऊंगा। लेकिन अगर मैं आधा किलो लेके आऊं और आधा किलो सही निकले तो मैं आधा किलो लेके आऊंगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टेम्परेचर का सपोर्ट मिलने से बिजनेस कम होती जा रही है। इस वक्त टेम्परेचर, अब सर यहां पे फिर क्यों बढ़ रहा है सर, यहां पे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, अब तो बल्कि 16:1 से भी कम लगना चाहिए सर। नहीं, अब आप जब मैक्सिमम पावर कंडीशंस पे जाते हैं तो कुछ लॉजिक दूसरे हैं। बेटा मैं इन लॉजिक्स को पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट उसमें जो टाइम कंज्यूम होगा वो आपके लिए उतना वाजिब नहीं, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूं। सर कोई बात नहीं, अब तो टेम्परेचर सपोर्ट है तो अब तो सर 16:1 जरूरत पड़ना चाहिए या उससे भी कम पड़ना चाहिए। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। उसका लॉजिक अब दूसरा है। यहां पे टेम्परेचर ने सपोर्ट किया, यहां पे टेम्परेचर तो है लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं, आइए अभी देखते हैं। अब बेटा हम लोगों ने यहां पे जो बात समझानी थी आपको, मैंने समझाने की कोशिश की कि स्टार्टिंग में, वार्मिंग अप में और आइडलिंग में, तीनों में रिच मिक्सचर की जरूरत है। सर्वाधिक रिच, उससे कम रिच, उससे कम रिच।
5 गुना रिच या 3 गुना रिच, डिपेंड करता है स्टार्ट कर रहे हैं आप इंजन को विंटर में कि समर में। ये वार्मिंग अप कंडीशन है, मतलब जस्ट इंजन स्टार्ट हो गया है, 0 से 10%, 20% लोड कंडीशंस है, टेम्परेचर सपोर्ट मिलने लगा, तो भी रिच मिक्सचर चाहिए दुगना, क्योंकि जितना पेट्रोल डाला है आपने पूरा वेपराइज नहीं हो रहा है, उसमें लगभग आधा वेपराइज हो रहा है। उसके बाद आइडलिंग में टेम्परेचर का सपोर्ट तो है, लेकिन आरपीएम कम है, लोड कम है, तो इंजन का कम आरपीएम में चला रहे हैं। क्योंकि बेटा अगर इंजन पे आपको पावर कम चाहिए, ब्रेक पावर आपकी कम है, तो इंडिकेटेड पावर भी कम पैदा हो रही है। इंडिकेटेड पावर कम पैदा हो रही है तो वहां पे आरपीएम भी कम होता है। तो उस वक्त क्या होता है, जो जली हुई गैसेस है वो इनलेट मैनिफोल्ड में घुसने लगती है। जब इनलेट मैनिफोल्ड में घुसने लगती है तो क्या करती है, फ्रेश चार्ज के बीच बीच में ये जली गैसेस आ जाएंगी। जलेंगी तो है नहीं, बल्कि कंबशन को रोकेंगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक्स्ट्रा फ्यूल ऐड कर रखा है। अब बेटा हम लोग चलते हैं, अब देखिए क्रूजिंग कंडीशन। क्रूजिंग वाली कंडीशन कौन सी है भाई वाली, 25% से 75% लोड कंडीशन, जिस वक्त टेम्परेचर का भरपूर सपोर्ट है, स्पीड भी ऑप्टिमम है, हर चीज बिल्कुल बढ़िया है। रनिंग विथ मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी कितनी चाहिए, 16:1। फाई कितना होगा, लेस देन 1। 10% लीन, फाई बराबर 0.9। ओके सर, अब सर इसको एक्सप्लेन करिए कि जो मैक्सिमम पावर है उसमें 12.5:1 चाहिए, और एक्सेलरेशन है उसमें 10:1 चाहिए। ये रिच मिक्सचर चाहिए, जबकि अब तो सर हम इसकी अगर बात करें तो 75% से ज्यादा लोड कंडीशन पे है, 75 से 100% लोड कंडीशन पे है। इस वक्त तो अंदर खूब फ्यूल जल रहा है सर, ज्यादा ताकत पैदा हो रही है। टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं इससे भी बेहतर हैं, तो सपोर्ट तो पूरा मिल रहा है, टेम्परेचर सपोर्ट तो पूरा मिल रहा है। अब जरा समझिए मैक्सिमम पावर कंडीशंस में फुल थ्रॉटल। फुल थ्रॉटल क्या होता है अभी आगे थोड़ा सा बताएंगे। तो जिस वक्त हम एक्सीलरेटर लेते हैं उस वक्त देखिए बेटा, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो बन गया है, उसमें जो पेट्रोल है वो वेपर तो बन गया है, लेकिन उसके हर पार्टिकल वेपर नहीं, कुछ लिक्विड भी है, लिक्विड भारी है। तो जब हम उसको थ्रॉटल लेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आगे, थ्रॉटल वॉल्व को खोलेंगे, एक्सीलरेटर लेते हैं तो थ्रॉटल वॉल्व खुलता है, कार्बोरेटर में भी देखेंगे। जैसे ही खोलते हैं तो आगे एयर तो तेजी से भागती है, लेकिन जो पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में है, जो वेपर नहीं बन पाया, वो पिछड़ जाता है। इसका मतलब वो जो लिक्विड पिछड़ गया वो तो आगे जाएगा नहीं, कुछ पेपर जो बन गया वो अच्छी तरह जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए मैं करते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल डालते हैं। तो मैक्सिमम पावर कंडीशन और एक्सेलरेशन में हमें रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में बेसिक फर्क क्या है, इस वक्त जब हम करते हैं तो हम ग्रेजुअली पावर बढ़ाते हैं। ग्रेजुअली का मतलब समझते हैं कि हम एक्सीलरेटर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, स्पीड बढ़ा धीरे धीरे बढ़ाते। और यहां पे एक्सेलरेशन मतलब क्या है, झटके से बढ़ाना। जब झटके से बढ़ाते हैं तो और ज्यादा रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, जो कि एयर तेजी से आगे भाग जाती है और पेट्रोल जो वाष्पीकृत नहीं हो पाया है, जो वाष्पीकृत होने की प्रक्रिया में था, वो पिछड़ जाता है। तो जितना पेट्रोल पिछड़ जाएगा उतना मिक्सचर वीक हो जाएगा। मिक्सचर में 15:1 चाहिए, अभी तो सही आ रहा था, परंतु पेट्रोल पिछड़ गया, एयर आगे भाग गई, तो क्या करें, थोड़ा पेट्रोल ज्यादा लेके चलें ताकि कुछ वाष्पीकृत पेट्रोल इसके साथ निकल जाए। कि मैं मालूम है कि जब एक्सेलरेशन ले रहे हैं हम, या मैक्सिमम पावर कंडीशन है, तो एयर के साथ साथ जो पेट्रोल भाग रहा है, कुछ पेट्रोल जो भी वाष्पीकृत पूरा नहीं हो पाया था, वाष्पीकृत होने की प्रक्रिया में था, वो इसके साथ दौड़ नहीं पाएगा। उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यहां पे लेके चलते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम पावर कंडीशन में भी रिच मिक्सचर चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, 12.5:1, करीब करीब 10%। और एक्सेलरेशन में हमें और ज्यादा चाहिए, 10:1, मतलब करीब 20% रिच, 30% रिच। अब बेटा ये रेशियोज आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में मैच करने के लिए। 4 से 5 सवाल आपको हर किताब में मिलेंगे, तो कम से कम इन रेशियोज को जितना आप समझ पाए हैं अच्छी बात है, नहीं समझ पाए हैं तो दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, जो भी करिए। सारे लॉजिक समझाना संभव भी नहीं है बेटा। आई तो हम लोगों ने इस चीज को देखा, इतना क्लियर हो गई बात आप लोगों को। आई अब हम लोग जरा देखते हैं कार्बोरेटर। अब देखिए बेटा, ये सारा मिक्सचर जो बनने की प्रक्रिया है वो होनी है कार्बोरेटर में। तो आप समझिए यहां पे कार्बोरेटर नहीं लिखा है बेटा, यहां पे लिखा है कार्बोरेशन। तो जरा समझिएगा, कार्ब्यूरेटर। कार्बोरेटर जो है बेटा वह डिवाइस है जिसके अंदर कार्बोरेशन की प्रक्रिया होती है। कार्बोरेशन की प्रक्रिया क्या होती है अभी देखते हैं, आइए। कार्बोरेटर क्या है, कार्बोरेटर इज ए डिवाइस, इस कार्बोरेटर एक जुगाड़ है, विच एटोमाइजेस, वेपोराइजेस द फ्यूल, पेट्रोल। कहने का मतलब पेट्रोल इंजन में क्या होता है, पेट्रोल आता है। तो अब एक कार्बोरेटर करता क्या है, जो पेट्रोल आता है उसको सीधे वाष्पीकृत आप नहीं कर सकते। वाष्पीकृत होने का मतलब समझिए बेटा कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में परिवर्तित होना, वेपोराइज हो गया, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में परिवर्तित हो गया। लेकिन लिक्विड से गैसियस फॉर्म में परिवर्तित होने से पहले जो पेट्रोल आया है लिक्विड के रूप में, उसका फुआरीकरण होगा। जब एटोमाइजेशन होता है बेटा, तो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में ही।
फर्क सिर्फ ये होता है कि जो एक बड़ी बूंद होती है वो छोटी छोटी हजारों लाखों बूंद में टूट जाती है। दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम इन लाख छोटी बूंद के वॉल्यूम बराबर रहेगा, लेकिन एक बड़ी बूंद जब लाख छोटी बूंद में टूट जाती है तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एयर के संपर्क में आके जल्दी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसका मतलब किसी भी चीज को वाष्पीकृत करना है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ा दो। पानी गिर गया है, क्या चाहते हो कि सूख जाए जल्दी से फर्श, तो क्या करो, पैर से ऐसे फैला देते हैं, पैर से फैला देते हैं तो पानी जल्दी सूख जाता है। क्यों भाई? सर जल्दी वेपराइज हो जाता है। क्यों जल्दी वेपराइज हो जाता है? सर एरिया बढ़ गया। तो सरफेस एरिया, कपड़े को सुखाते हो कैसे सुखाते हो? फैला के। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आके जल्दी सूख जाता है। तो सबसे पहले कार्बोरेटर क्या है? एक डिवाइस है विच एटोमाइजेस वेपोराइजेस द फ्यूल पेट्रोल। सबसे पहले जो पेट्रोल आ रहा है उसको फुहार बनाओ और उसको वाष्पीकृत करो। जब पेट्रोल का फुहार बनेगा और वो वाष्पीकृत हो गया, क्यों होगा वाष्पीकृत? क्योंकि जो सराउंडिंग एयर है, पेट्रोल के साथ साथ एयर भी तो आ रही है कार्बोरेटर में। अब इसके बाद एंड प्रिपेयर ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसका क्या करो? होमोजीनियस मिक्सचर बनाओ, समांगी मिश्रण तैयार करो। किसका? फ्यूल की वेपर, पेट्रोल की वेपर और एयर का, और इसको सप्लाई करना है एज पर वेरिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ इंजन। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कार्बोरेटर क्या है। कार्बोरेटर एक डिवाइस है जो पेट्रोल का फुहारीकरण करती है, उसका वाष्पीकरण करती है और उसके बाद पेट्रोल की वेपर और वायु का समांगी मिश्रण तैयार करती है। उसके बाद इट सप्लाइज अकॉर्डिंग टू वेरिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ द इंजन। फिर इंजन की परिवर्तनीय ऑपरेटिंग अवस्थाओं के हिसाब से सप्लाई करती है। परिवर्तनीय ऑपरेटिंग अवस्थाओं का मतलब स्टार्टिंग है तो 3:1, 5:1 देगी, आइडलिंग है तो 10:1 देगी, क्रूजिंग है तो 16:1 देगी, मैक्सिमम पावर जेन में आ चुका है तो 12.5:1 देगी। सडन एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरित, बहुत त्वरण चाहिए, तुम तेजी से एक्सेलरेटर को बढ़ा रहे हो, तुम चाहते जल्दी से पावर मिले झटके से एकदम तेजी से, तो उस वक्त 10:1 का मिक्सचर देगी। इसका मतलब वेरिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से मिक्सचर सप्लाई करता है। सारा काम किसका है? कार्बोरेटर। अब जरा समझिए बेटा, मैं कहता हूं कार्बोरेटर कुछ नहीं है, घर में जो हमारी मदर का रोल होता है ना, बस वो मदर वाला रोल करती है। मां करती क्या है? घर में हम सबके लिए भोजन तैयार करती है। कार्बोरेटर क्या करता है? इंजन के लिए भोजन तैयार करता है। भोजन कैसे जलेगा? तो भोजन मिक्सचर प्रिपेयर करके इंजन को देता है। तो अब मां क्या करती है? सब्जी काटती है, पकाती है, अच्छी तरह से मिश्रण बनाती है और हमको देती है। लेकिन जरा ख्याल करिए, मां को जरा सा मालूम चल जाए कि आज तुम्हारा थोड़ा पेट सही नहीं है, तो मां तुम्हें क्या देगी? दाल फ्राई रोटी देगी, दाल फ्राई पराठे देगी, सब्जी पराठा देगी नहीं, खिचड़ी खिलाएगी, क्योंकि आपके पेट की स्थिति के हिसाब से आपको खाना देगी। तो मां ने देखा कि इस वक्त तुम्हारा पेट हल्का है, पेट लूज है, परेशानी है, तो तुम्हें साधारण भोजन देगी, हो सके खिचड़ी देगी, लौकी देगी। और मालूम चला, मां को मालूम है कि तुम्हारा एग्जाम्स आ गया, तुम आजकल बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत पढ़ा, कोचिंग भी जा रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, बड़ा ज्यादा, तो क्या करेगी? तुम्हारे खाने में थोड़ा घी मिला देगी, तुम्हारा खाना रिच कर देगी, क्योंकि तुम्हें ज्यादा आउटपुट देना है। ज्यादा आउटपुट के लिए शरीर में ज्यादा ताकत होनी चाहिए। ताकत कैसे देगी? आपको जितना पौष्टिक खाना दे सकती है, जितना रिच डाइट दे सकती है, दूध घी दही जो भी दे सकती है, वो देने की कोशिश करेगी। इसका मतलब आपकी जरूरतों के हिसाब से मां आपको भोजन देती है। जरा सा मालूम चला कि तुम्हारी तबियत खराब है तो सादा भोजन, घी तेल बंद, ठीक है, बिल्कुल सादा एकदम। और जहां मालूम चला कि तुम्हारे पर लोड ज्यादा है तो तुम्हें रिच डाइट, ताकि तुम्हारे शरीर में ताकत रहे और तुम अच्छी तरह से आउटपुट दे सको। तो बस कार्बोरेटर का काम भी यही है। तो बेटा अब कार्बोरेटर क्या करता है, इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। फिलहाल कार्बोरेटर इज ए डिवाइस विच एटोमाइजेस। तो सबसे पहले क्या करती है? पेट्रोल जो आएगा उसका फुहारा बनाओ। क्यों सर? फुहारा बनाएंगे तो वेपोराइजेशन करना आसान हो जाएगा। तो कार्बोरेटर इज ए डिवाइस विच एटोमाइजेस, वेपोराइजेस द फ्यूल पेट्रोल एंड प्रिपेयर ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ फ्यूल वेपर एंड एयर एंड सप्लाई इट अकॉर्डिंग टू वेरिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ द इंजन। अब वेरिंग ऑपरेटिंग कंडीशंस क्या है? पीछे आप देख चुके हो, स्टार्टिंग, वार्मिंग अप, आइडलिंग, क्रूजिंग, मैक्सिमम पावर और एक्सेलरेशन। अब इन सब वक्त क्या हो रहा है? क्योंकि पेट्रोल को वेपोराइज फॉर्म में 15:1 में इंजन को देना। अगर बेटा हमें इंजन
ये गारंटी दे दे कि हम आपको हर समय 15:1 का वेपराइज मिक्सचर देंगे, तो हमें ना रिच मिक्सचर की जरूरत है, लीन मिक्सचर की जरूरत है। हमें मालूम है कि शुरू में पेट्रोल वेपराइज नहीं हो पाएगा और हमें 15:1 का मिक्सचर चाहिए, तो हम करते क्या हैं, हम 3 गुना या 5 गुना रिच मिक्सचर लेके चलते हैं, अर्थात 3:1 या 5:1। उसके बाद जब हम वार्मिंग अप में आ जाते हैं तो टेम्परेचर सपोर्ट मिल जाता है, तो इतना ज्यादा हम मिक्सचर रिच नहीं लेके चलते, हम वहां पे लेके चलते हैं 7:1 का, अर्थात दुगना रिच 7:1। उसके बाद क्या करते हैं, टेम्परेचर का और सपोर्ट मिल गया तो कायदे से हमें अब रिचनेस कम करनी चाहिए, तो हमने रिचनेस कम की है 10:1। लेकिन अभी भी रिचनेस क्यों हो रही है, रिच थोड़ा सा 15:1 की जगह 10:1 है, रिच अभी भी है, क्योंकि जो डायल्यूशन हो रहा है हमारी बर्न गैसेस का फ्रेश चार्ज के साथ, उसको ओवरकम करने के लिए क्रूजिंग के दौरान क्या होता है 16:1। क्योंकि इस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल बेहतरीन है, मिड रेंज में हम काम कर रहे हैं। मैंने बताया कि मैं अगर 1 घंटे पढ़ाऊं तो भी परेशान रहता हूं, 7-8 घंटे पढ़ाना पाए तो भी परेशान रहता हूं, 2 से 4 घंटे अगर पढ़ाता हूं पर डे तो बड़े आराम से पढ़ाता हूं, अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हुए बड़े हैप्पीली पढ़ाता हूं, कोई लोड नहीं रहता। उस वक्त मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी पे काम करता हूं, तो इंजन भी अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम करता है जब वो 25 से 75% लोड रेंज में काम करता है, जिसको बोलते हैं क्रूजिंग। कैसे कट रही है भाई, मजे की कट रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैक्सिमम पावर कंडीशन 12.5 से 1, जब 75% से 100% लोड डेवलप करना होता है तो फुल पार्टिकल्स वेपराइज न होने के कारण, फुल्ली वेपराइज नहीं होने के कारण पिछड़ जाते हैं और एक्सेटर के खोलने से एयर आगे भाग जाती है, तो मिश्रण में पेट्रोल का पार्टिकल कम हो जाता है। उसको कंपनसेट करने के लिए, क्षतिपूर्ति करने के लिए कुछ पेट्रोल हम ज्यादा करते हैं, और यही काम जब हम सडन करते हैं तो ये इफेक्ट और बढ़ जाता है। उसको पूरा करने के लिए हमें मिक्सचर 10:1 देना पड़ता है, 10:1, और यही है हमारी वेरिंग ऑपरेटिंग है। तो इंजन कार्बोरेटर को सिर्फ मिक्सचर बना के सप्लाई नहीं करना है, मिक्सचर बनाने के लिए पहले वो फुहार बनाए पेट्रोल की, फिर उसको वाष्पीकृत करे, फिर एयर के साथ मिक्सचर बनाए, और उसके बाद इंजन की जो कंडीशन है उस वक्त जो जरूरत है उसके हिसाब से सप्लाई करे। तो मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में कार्बोरेटर का फंक्शन आया होगा। अब दिस प्रोसेस, मतलब फुहारीकरण करना, वाष्पीकरण करना, होमोजेनियस मिक्सचर बनाना, दिस इज कॉल्ड कार्ब्यूरेशन। तो कार्बोरेशन इज ए प्रोसेस, क्या समझिएगा बेटा, कार्बोरेशन इज ए प्रोसेस, कार्बोरेटर इज ए डिवाइस। यह वह डिवाइस है जिसके अंदर यह कार्बोरेशन की प्रक्रिया होती है। और कार्बोरेशन की प्रक्रिया का मतलब क्या है सर, पेट्रोल को फुहार बनाना, उसको वाष्पीकृत करना, उसको एयर के साथ मिक्स करना, और फिर इंजन की जरूरत के हिसाब से, डिफरेंट जरूरतों के हिसाब से, डिफरेंट जरूरतें मतलब इन जरूरतों के हिसाब से जैसा रेशियो चाहिए वैसा सप्लाई करना। यही हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम है कि आपके लिए नोट्स तैयार करें, आपके लिए शीट बनाएं, और आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से हम आपके सामने परोस दें, रसगुल्ला बना बना के मुंह में डाल दें, ताकि आप गप गप खाइए। अगर हम समझा पाए, आप एग्जाम में वो चीज टिक कर देंगे तो ठीक, नहीं कर पाएंगे तो सारा दोष हमारे पे आएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन सर ये करता कैसे है, मैंने कहा बस यही हम लोगों को अब आगे पढ़ना है कि कार्बोरेटर की वर्किंग कैसे होती है, उसके अंदर ये सब कैसे होता है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। आइए, तो हम लोगों ने ये तो देख लिया बेटा, अब जरा समझिए कार्बोरेशन प्रोसेस किस पे, ये जो प्रक्रिया है किस पे डिपेंड करती है, सबसे ज्यादा डिपेंड करती है टेम्परेचर ऑफ इनकमिंग एयर। क्योंकि शुरू में क्या हो रहा है, जो एयर आ रही है वो 10 डिग्री की आ रही है, पेट्रोल को वेपराइज ही नहीं कर पाती है। जो पेट्रोल की अपनी उड़नशीलता है उससे काम चलता है, और वो नहीं हो पाता तो कंपनसेट करने के लिए 5 गुना पेट्रोल लेके चलते हैं, 2.5 किलो भिंडी लेके चलते हैं आधा किलो की जगह पे जब भिंडी खराब होती है तो। और दूसरी चीज होती है टाइम अवेलेबल फॉर मिक्सचर प्रिपरेशन। ये कार्बोरेशन की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से आने वाली एयर के टेम्परेचर पर निर्भर करती है, जो मैंने आपको शुरू में बोला। जितना ज्यादा टेम्परेचर सपोर्ट होगा उतना ज्यादा एक्स्ट्रा पेट्रोल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टाइम पे भी डिपेंड करती है कि टाइम कितना मिल रहा है मिक्सचर को बनने के। तो ये कहलाता है कार्बोरेशन। जिस इक्विपमेंट से करते हैं वो होता है कार्बोरेटर। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे सिंपल कार्बोरेटर की। ठीक है बेटा, तो क्लास को हम आज यहीं पे रोक रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे शुरू करेंगे सिंपल कार्बोरेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच।